नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि बिहार में क्या चल रहा है। क्योंकि बिहार से 3 राजनीतिक संदेश आए हैं। एक, बिहार में उधार की राजनीति नहीं चलने वाली है, और दूसरा, उधार की राजनीति से पहले भाजपा ने और अब तेजस्वी यादव की आरजेडी ने लाभ उठाया है, और तीसरा, हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी देश भर में जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले यूपी और अब बिहार ने बता दिया है कि उनका ना तो कोई आधार है और ना ही कोई वोट बैंक। बात तो नीतीश कुमार और भाजपा पर भी होनी चाहिए, उस पर भी करेंगे, लेकिन आइए पहले 3 बिंदुओं पर बात को आगे बढ़ाते हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से ये इच्छा रखते हैं कि वो मुसलमानों के अखिल भारतीय नेता बन जाए। इसके लिए वो तमाम यत्न करते रहते हैं। इसी साल के शुरुआत में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन 99 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और उनका एक भी उम्मीदवार 5000 से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका। उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 5 विधायक बन भी गए थे, और पिछले दिनों इन्हीं 5 में से 4 विधायक टूटकर तेजस्वी यादव की आरजेडी में चले गए। इस बदलाव से बिहार की विधानसभा का थोड़ा कैलकुलेशन बदला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि ये 4 विधायक कौन है। ये विधायक है कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद इजहार, जोकीहाट के शहनवाज आलम, बायसी के रुकानुद्दीन अहमद और बहादुरगंज के अंजार नईमी। इनके विधानसभा क्षेत्र और इनके नाम के अलावा एक और ख़ास बात है, और वो यह है कि ये सभी पहले से ही आरजेडी से नज़दीकी रखते रहे और आरजेडी से टिकट मांगते रहे हैं, या फिर किसी के बेटे हैं, या फिर बहुत नज़दीकी है किसी आरजेडी के नेता के। यानी जो जहाँ से आए थे वहीं पर वापस चले गए। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ये सभी उधार के उम्मीदवार थे। इनका मकसद केवल चुनाव लड़ना था। इनका असदुद्दीन ओवैसी से कोई वैचारिक रिश्ता नहीं था। यह चुनाव के समय पर टिकट के लिए बने हुए संबंध थे, ऐसा माना जाना चाहिए। और अब दूसरी बात, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक घटना से, महाराष्ट्र की उथल पुथल से, वहां के तख्ता पलट से नीतीश कुमार चौकन्ने हुए हैं। क्योंकि आजकल भाजपा बहुत सारे अभियानों के साथ साथ एक अभियान पर निकली हुई है, और वो यह है कि कांग्रेस में तो दम बचा नहीं है, इसीलिए कांग्रेस से राजनीतिक चुनौती खत्म ही समझी जा रही है। अब जो कुछ सहयोगी है, जो समय समय पर भाजपा को आंख दिखाते रहते हैं, भाजपा के साथ शक्ति संतुलन की क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, उनको भी निपटाया जाए, ताकि अकेले दम पर मैदान में लड़ा जा सके, खड़ा हुआ जा सके। भाजपा कुछ ऐसा करती हुई, इस दिशा में आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसको आप महाराष्ट्र, पंजाब आदि प्रदेशों की राजनीतिक घटनाओं से समझ सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार विधायकों की संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर की पार्टी है। वहां भाजपा नंबर 1 पर हुआ करती थी, लेकिन अब नंबर 2 पर आ गई है, क्योंकि आरजेडी असदुद्दीन ओवैसी के घर में तोड़फोड़ के साथ 80 विधायकों का कुनबा हो गई है। भाजपा के पास वीआईपी की तोड़फोड़ के बाद भी 3 विधायक आरजेडी से कम है। लेकिन बात केवल संख्या बल की नहीं हुआ करती है। संख्या बल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 बातें हैं। एक, अगर संख्या बल की ही बात करें तो एनडीए के पास 127 सीटें हैं, जो कि बहुमत से बस 5 ज़्यादा है, जबकि विपक्षी महागठबंधन के पास 115 पर पहुंचा हुआ है। वो 115 पर पहुंच गया है अभी, जिसमें से 80 सीटें अकेली आरजेडी के पास है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार के कुनबे में कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाजपा धीरे धीरे जेडीयू को कमजोर कर रही है, और नीतीश कुमार इसका उस तरीके से विरोध नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। यह धीरे धीरे असंतोष पनपती हुई बात है, और बिहार के इस दलबदल से आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि राजनीति में माहौल और परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। और अब रही बात तीसरी, हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, और उनका मन है कि वो मुसलमानों के अखिल भारतीय नेता बन जाए। यह उनका सपना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति ने उनको बता दिया है कि उधार के सिपाहियों के जरिए कुछ होना जाना नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है, और राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। यह भी समझने वाली एक बात है।
अब पता नहीं इस बात को असुद्दीन ओवैसी साहब कैसे समझ रहे होंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।